जय हिंद बच्चों, शिक्षा लोक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है अच्छे होंगे। इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद देख लिया था और अब जो लोकतंत्र में है, जो क्या कहता है आपका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, इसके भी हम लोगों ने 2 क्लास कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने जाति प्रथा जो थी किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करती है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। वर्ण के बारे में पढ़ लिया था। अब देखते हैं बच्चों, धर्म, सांप्रदायिकता एवं राजनीति। ये बुक का टॉपिक है, धर्म, सांप्रदायिकता एवं राजनीति। आज के पाठ के बाद इस पाठ को आपको पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम लोग इस पाठ को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझाने का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसमें है यह जो धर्म है बच्चों, देखिए धर्म जो है, सांप्रदायिकता है, ये केवल भारत में ही नहीं है, ये बल्कि पूरे विश्व में है। आप देखिएगा, आयरलैंड का उदाहरण देखिए। आयरलैंड में 2 जो है ईसाई धर्म के ही प्रमुख उप, मान लीजिए आप पंथ है, या उसी के 2 प्रमुख उप मानने वाले हैं, जिनमें आपको देखने को मिलेगा रोमन कैथोलिक और ये प्रोटेस्टेंट है। ये 2 है और इनके बीच जो होता है, इनके मतलब बातों में, इनके जो है विचारों में मतभेद हमेशा रहता है। और इस कारण बच्चों, जो इनके बीच में है टकराव की स्थिति हमेशा जो क्या है, बनी रहती है। क्या है? धर्म, सांप्रदायिकता एवं राजनीति में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो धर्म है हमारा, सांप्रदायिकता है, यह केवल भारत में ही उपस्थित नहीं है और यह केवल भारत की राजनीति को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि यह पूरे विश्व में है। यह पूरे विश्व के राजनीति को प्रभावित करता है। जैसे कि आपने देखा कि जो आयरलैंड है, यह ईसाई धर्म का ही है। ईसाई धर्म की यहाँ पे बहुलता है, ईसाई धर्म के ही लोग रहते हैं। लेकिन ईसाई धर्म में भी 2 पंथ है, एक है रोमन कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेंट। तो ये 2 जो इसके पंथ है, इनके बीच क्या होता है, टकराव की स्थिति जो होता है हमेशा बनी रहती है। भारत में देखिएगा हिंदू धर्म को तो शैव है, वैष्णव है, बौद्ध, जैन, आपके कबीर पंथी, कई हिंदू धर्म के भी परंपराएं हैं। तो इनके बीच में भी बात विवादों में मतभेद जो होता है बना रहता है। क्या होता है? मतभेद बना रहता है। अच्छा बच्चों, आप लोग को धर्म समझ में आ गया। सांप्रदायिकता जो है, अब सांप्रदायिकता क्या चीज होती है, इसको थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे के धर्म की जब हम लोग अवमानना करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उस धर्म को ठेस पहुंचा के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। मान लीजिए कोई हिंदू है और वह यह बोलता है कि हमारा धर्म अच्छा है और मुसलमानों का जो धर्म है वो बिल्कुल घटिया धर्म है, तो यह सांप्रदायिकता है। अगर यह बोले कि जी हमारा धर्म अच्छा है और आइए हमारे धर्म में बहुत से ऐसे चीजें हैं जिससे आपको जीवन में अनंत सुख मिलेगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो यह सांप्रदायिकता नहीं है बच्चों। सांप्रदायिकता क्या? अपने धर्म की अच्छाई बताइए और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाइए, वो सांप्रदायिकता है। लेकिन बिना किसी धर्म के बारे में गलत प्रचार किए, बिना किसी धर्म के आस्था को ठेस पहुंचाए, अपने अगर धर्म की मैं प्रचार कर रहा हूं, तो यह सांप्रदायिकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सांप्रदायिकता क्या है? जब कोई मतलब अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है और दूसरे के धर्म की अपमान करता है, तो यह सांप्रदायिकता कहलाता है। अब देखिए, जब हम यह कहना शुरू करते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करता है, तब सांप्रदायिकता की राजनीति क्या होती है, जन्म लेती है। जब हम लोग बच्चों बोलते हैं कि यह जो धर्म ही है जो हमारे पूरे समुदाय को बनाया है, हमारे पूरे देश को बनाया है, तो यहाँ से क्या होता है, सांप्रदायिक राजनीति शुरू हो जाती है। क्या होती है? सांप्रदायिक राजनीति। और सांप्रदायिक राजनीति क्या होती है? जो सरकारें होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वह देखती है कि मेरा वोट बैंक क्या है, वह सांप्रदायिक दंगे कराती है और एक धर्म को नीचा दिखाते हुए दूसरे धर्म के साथ में जाती है और क्या करती है, अपना वोट बैंक एक तैयार करती है और सत्ता में भी आती है। तो जिस धर्म की बहुलता होती है
वह धर्म के सपोर्ट में आती है और सत्ता में आ जाती है। तो ऐसी जो होती है सांप्रदायिकता की राजनीति होती है। दो धर्मों के बीच विवाद करवा के खुद के प्रॉफिट जब कमाते हैं जब जो नेता होते हैं, तो यह सांप्रदायिकता की राजनीति कहलाता है। बात समझ में आ गया? देखिए, नेता को आपसे कोई मतलब नहीं है आप किस धर्म किस जात के हैं किस मजहब के हैं, उनको मतलब है अपनी कुर्सी से। वो आपको इसके लिए आपको कटवाना पड़े लड़वाना पड़े, इस चीज के लिए कभी वो पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग का मुद्दा हमेशा होता है कि मंदिर बनवाइए मस्जिद बनवाइए, आप लोग कभी शिक्षा और रोजगार के लेके बात करिए। आप लोग सही मुद्दा तो उठाइए, सही आप लोग मुद्दा ही नहीं उठाते हैं सरकार के सामने। देखिए, मंदिर मस्जिद जरूरी है, आस्था का विषय है, लेकिन हमारे लिए सबसे ऊपर होनी चाहिए शिक्षा। शिक्षा रहेगी तो मंदिर और मस्जिद हम लोग शिक्षा के दम पे भी बना लेंगे। तो सरकार से क्या डिमांड होनी चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। तो ये सब चीज डिमांड करते नहीं है। मेरे धर्म का है, मेरी जाति का है, वोट इसी को देना चाहिए। मगरुआ हमरा जाति के हो, मगरुआ हमरा धर्म के हो, तो वोट एकरा के देवे के चाहिए। ये गलत राजनीति का तरीका है और यही सांप्रदायिक राजनीति कहलाती है। जब धर्म विशेष को एक ऊपर का दर्जा देते हुए दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर राजनीति की जाती है, तो सांप्रदायिक राजनीति कहलाती है। बात समझ में आ गया होगा? अब देखिए, सांप्रदायिक राजनीति से कौन कौन सी जो समस्याएं हैं वह उत्पन्न होती हैं। हम लोग जब सांप्रदायिक राजनीति करते हैं तो इससे क्या क्या समस्या आती है? इस समस्या को देखिए, धर्म को राष्ट्र का आधार बना लेना सबसे पहली समस्या होती है, जिसमें जो पार्टियां हैं वो कहना शुरू कर देती हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, हम इसको ईसाई राष्ट्र बनाएंगे, बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। तो यह जो होती है क्या होती है? धर्म को राष्ट्र के आधार पर ऊपर मान लिया जाता है। धर्म को राष्ट्र के आधार पर मान लिया जाता है कि जो धर्म है इसी के आधार पर राष्ट्र का भी निर्माण होगा। इसका पहला आपको समस्या पता चल गया। सांप्रदायिकता से उत्पन्न समस्या क्या होता है? जो धर्म होता है इसी को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है कि राष्ट्र जो बनेगा हम लोगों का धर्म के आधार पर ही बनेगा। आपको देखने को मिलेगा इंग्लैंड जो है यह ईसाई धर्म राष्ट्र के आधार पर बना है। जो पाकिस्तान है आपका वो इस्लाम के आधार पर बना है। श्रीलंका जो है वह बौद्ध धर्म के आधार पर बना है। लेकिन हमारा जो देश है भारत है, यह किसी भी धर्म विशेष को दर्जा नहीं देता है, यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो आप लोगों ने पहला समझ लिया क्या होता है? धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। दूसरा, राजनीति में किसी धर्म विशेष को अधिक महत्व दिया जाता है। अब जब यह पार्टियां देखती हैं सांप्रदायिक राजनीति करने वाली कि एक धर्म की संख्या इस क्षेत्र में बहुत अधिक है, तो क्या करती हैं कि वहां पे धार्मिक प्रोपेगेंडा शुरू कर देती है। धार्मिक जो भड़काऊ भाषण है, दूसरे जो मान लीजिए जो आपके जो माइनॉरिटी में है, जो अल्पसंख्यक में जो जिस धर्म के लोग हैं उनके खिलाफ क्या करती है? भड़काऊ भाषण, हिंसात्मक भाषण का प्रयोग करती हैं। और जो मेजॉरिटी में है, जो बहुसंख्यक में वहां के धर्म के लोग हैं, उनसे वाहवाही लूटती है और वोट को पाती है। ठीक है, बात समझ में आ गया? राजनीति में किसी धर्म विशेष को अधिक महत्व देता। अब किसी धर्म विशेष को सपोर्ट करना, अब क्या होता है बच्चों? तीसरा इससे समस्या उत्पन्न होती है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपने फायदे के लिए किसी भी धर्म विशेष को अधिक सपोर्ट करती है। अब हैदराबाद में देखिएगा तो असदुद्दीन ओवैसी है असदुद्दीन ओवैसी, तो वहां पे हैदराबाद में क्या है? मुसलमानों की संख्या अधिक है। तो वो क्या करते हैं? भड़काऊ भाषण देते हैं। वह क्या करते हैं? एक धर्म के सपोर्ट में खड़े होते हैं। दूसरा आप देखिएगा यूपी के क्षेत्र में, तो यहाँ पे हिंदू धर्म को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पे हिंदू धर्म के तरफ से जो होते हैं नेता, जो इनके सपोर्टर होते हैं, वो भड़काऊ बयान देते हैं। तो ये जो है टोटल क्या है? वोट पॉलिटिक्स है, वोट की राजनीति है। और यह इसमें सांप्रदायिकता का भी भरपूर फायदा उठाया जाता है। आपको तीन चीजें समझ में आ गई? धर्म को राष्ट्र का आधार मान लेना, दूसरा कि राजनीति में किसी धर्म विशेष को अधिक महत्व देना, तीसरा
राजनीति के अंतर्गत जब किसी धर्म को अधिक सपोर्ट देना। तो समझ में आ गई बातें। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा। अब जब हमारे देखिए आज के जैसे हमारे जो पहले के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो बकलोल नहीं थे, आज के नेता के तरह अंगूठा छाप नहीं थे, पढ़े लिखे थे और उनको वर्तमान को देख के उन लोगों ने भविष्य का अंदाजा अभी उसी समय लगा लिया कि भविष्य में कैसी कैसी घटनाएं हमारे देश में होने वाली है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जहां पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर देश बना, श्रीलंका बौद्ध धर्म के आधार पर देश बना, इंग्लैंड जो था ईसाई धर्म के आधार पर देश बना, वहीं भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। भारत क्या बना बच्चों? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना और धर्मनिरपेक्षता का उसने पालन किया और सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया। किसी भी धर्म को अगर मैं चाहूं तो मैं पालन कर सकता हूं, उसका शांतिपूर्ण रूप से प्रचार प्रसार कर सकता हूं और इसको क्या किया? मूल अधिकार में रखा, मूल अधिकार। अब आपसे बच्चों एक क्वेश्चन मैं आज आपको दे रहा हूं, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। खोजिए, रिसर्च करिए और हम लोगों को बताइएगा, ठीक है। तो यह धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा जो थी, हमारे जो मान लीजिए जो फ्रीडम फाइटर्स थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जो भी लोग थे जो संविधान सभा का में उपस्थित थे, उन्होंने पहले ही भविष्य के बारे में परिकल्पना किया। उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि हमारा जो देश है वो सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ेगा, उससे अच्छा है हमारे देश को क्या किया जाए, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया जाए। और उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया और हमारा जो देश बना वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार प्रदान किया गया, सभी धर्मों को आजादी दी गई कि वो अपने धर्म का पालन करें और उनके धर्म के आधार पे उनसे कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होगा, यह उनको स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, आइए और देखते हैं अब लैंगिक मसले और राजनीति। अर्थात जो लैंगिक मसला है, लैंगिक मसला मतलब क्या? स्त्री और पुरुष के बीच का जो अंतर है वह राजनीति में किस प्रकार से दिखाई देता है। देखिए लैंगिक विभाजन सामाजिक विभाजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। आप देखिएगा कि जो लैंगिक विभाजन है यह आम जीवन में आप देखिएगा, इसको छोड़िए, आप देखिएगा कि जो चुनाव है, लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, इनमें भी महिलाओं की संख्या काफी कम है पुरुषों की अपेक्षा। क्या है? बहुत कम है। जबकि जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सेदारी आधा है, तब यहाँ पे सीटें इन लोगों को कम क्यों है? तो देखिए इसका जो है शुरुआत घर से ही हो जाता है बच्चों। जब एक लड़की जन्म लेती है तो उसका एक जन्म सिद्ध उसका बच्चों एक अधिकार, उसका कार्य बना दिया जाता है कि जो लड़की है वह घर गृहस्थी संभालेगी, वह खाना बनाएगी, बर्तन धोएगी, कपड़े धोएगी और वह केवल घर गृहस्थी का काम करेगी, सिलाई फड़ाई करेगी, दूसरा इसके अलावा उसके ऊपर कोई काम नहीं है। और उसका सबसे मेन काम क्या है? गृहस्थी, घर गृहस्थी को संभालना, यह उसका मुख्य कार्य उसको बता दिया जाता है। और उसका पालन पोषण भी इसी प्रकार से किया जाता है। उसके घर के लोग ही बोलते हैं कि बबुनी गाछी पर मत चढ़ी हो, बबुनी इनार में मत झकी हो, बबुनी कपड़ा ढंग से न पहनल जाला। ये कहाँ से सिखाया जाता है? ये घर से ही उसको, लड़की को लड़की बनाया जाता है। घर से ही उसके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है, उसके अपने के द्वारा ही भेदभाव शुरू होता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब एक स्त्री, एक महिला के दिमाग में ये चीज है बिल्कुल फिट हो जाती है, उसके दिमाग में बिल्कुल एक कहते हैं ना रूढ़िवादी भावना की तरफ फिट होती है कि मेरा कार्य जो है वह पुरुषों के बीच में जाकर चुनाव लड़ना नहीं है, मेरा काम है घर गृहस्थी संभालना और खाना पका के पति को खिलाना, यही उसका काम है। और इस चीज
को भली भांति आपको अपने घर में भी देखते होंगे, समझते होंगे। और पुरुषों का कार्य शुरू से ही यह बताया गया है कि पुरुष जो होते हैं वो घर के मतलब हर बड़े फैसलों को लेते हैं। जो पुरुष होते हैं उनका कार्य होता है कमाना, कमा के देना, और जो महिला होती है उसका कार्य होता है घर गृहस्थी संभालना, पुरुष का कार्य होता है बाहर की चीजों को देखना। यह शुरू से ही लड़के और लड़कियों के दिमाग में घर वालों के द्वारा बताया जाता है। ये चीजें समझ में आ रही है। आप देखिएगा बच्चों कि कृषि क्षेत्र जो है इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 40% है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं किसान, किसान मैं बोलूं जब, तो किसान शब्द में बोलूंगा तो आपके दिमाग में आंखें बंद करके सोचिए, मेरी गारंटी है 100% कि आपके दिमाग में एक पुरुष का ही चेहरा आएगा। किसान जब मैं आपको बोलूंगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एक पुरुष का चेहरा आएगा, ना कि महिला का। जबकि जो कृषि क्षेत्र है इसमें 40% हिस्सेदारी है महिलाओं की। और कुल कामगारों में टोटल पुरुषों की संख्या में 100% में से 53% पुरुष है और 100% में से 75% महिलाएं हैं। तब भी अगर मैं मजदूर की बात करूंगा तो आपके दिमाग में एक पुरुष का चेहरा आएगा, ना कि महिला का। क्यों? क्योंकि आपके यह जो है अवचेतन मन के अंदर ये चीजें बैठा दी गई हैं कि जो पुरुष होता है उसका कार्य होता है भारी चीजों को उठाना, उसका कार्य होता है बाहर के चीजों को देखना, और एक महिला का कार्य होता है घर गृहस्थी संभालना। अगर मैं आपसे बोलूं कि खाना बनाने वाले के बारे में, तो आपके दिमाग में हमेशा एक औरत का चित्र बनेगा, ठीक है। घर की साफ सफाई करने वाले के बारे में तो हमेशा आपके मन में एक स्त्री का चेहरा आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं किसान, मजदूर, तो आपके मन में जो है एक पुरुष का चेहरा आएगा। अगर मैं नेता बोलूं तो आपके मन में 90% संभावना है कि एक पुरुष का ही चेहरा आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा मन है, हमारे दिमाग में, यह हमारे घर वालों के द्वारा बचपन से ही बताया गया है कि जो महिला है इसका कार्य क्या है? घर में रहना, और पुरुष का काम क्या है? बाहर की चीजों को देखना। यही कारण है बच्चों कि महिलाओं की संख्या आज भी राजनीति क्षेत्र में बहुत कम है, और महिलाएं हैं वह आज भी पीड़ित हैं, आज भी इनको दबाया जाता है। यही कारण था कि महिला आंदोलन द्वारा जो हुआ, क्या हुआ बच्चों? महिला आंदोलन द्वारा राजनीति में भाग लेने की बात हुई, वोट के अधिकार मिले। आज तो बच्चों महिलाओं को वोट का अधिकार है, उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने का अधिकार है। लेकिन एक समय था जब महिलाओं को अपने अधिकार को मांगने तक का अधिकार नहीं था, वह वोट नहीं दे सकती थी, किसी भी मसले पर अपनी राय प्रतिक्रिया नहीं दे सकती थी। तो आप देखिएगा कि किस प्रकार जो है, देखिए हमारे समाज में ना दलितों और महिलाओं को शुरू से ही बच्चों सताया गया है। अगर कोई वाकई में सताया गया है तो हमारे समाज के दलित और महिला, ये दो ही हैं जिनको वाकई में बच्चों रियल में सताया गया है। आपको यह चीजें देख के अचंभा लगेगा कि एक समय था जब महिलाओं को पुरुष के साथ जला दिया जाता था सती प्रथा के रूप में। ये चीजें होती थी। अगर कोई पति मर जाए तो उस समय पत्नी को जला दिया जाता था, और पत्नी मर जाए तो पति को क्यों नहीं जलाया जाता था? यह हमारी पितृसत्तात्मक समाज है जहां पुरुषों को प्रधान रूप में लिया जाता है और महिलाएं जो हैं इनको एक घर की वस्तु समझा जाता है, एक काम वाली बाई के रूप में समझा जाता है। इस चीज को आप समझ गए? उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। महिलाएं देखिए, आज के दिन में तो महिलाएं काफी ऊंचाइयां छू रही है। बिहार बोर्ड का ही आप लीजिएगा तो हर साल टॉप 10 में जो स्टेट रैंक का आता है, टॉप 10 में, टॉप में अधिकांश बार मैंने यह देखा है कि एक लड़की ही है। जिन लड़कियों को बोला जाता था पहले कि दिमाग नहीं है,
वह आज क्या टॉप कर रही हैं। बिहार इंटर हर जगह आईएएस लेवल पे, आईएएस आईपीएस लेवल पे, हर एक जगह। आज देखिए हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वह भी महिला है, दलित समाज से हैं, लेकिन भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के रूप में आज वह चुनी गई हैं। तो महिलाओं का स्थिति धीरे धीरे सुधर रहा है। 1918 में पहली बार इंग्लैंड में बच्चों महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। 1918 में प्रथम बार महिलाओं को, उससे पहले महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन जब हमारा भारत आजाद हुआ तो शुरू से ही महिलाओं को क्या दिया गया, चुनाव में वोट देने का अधिकार प्राप्त रहा। महिलाओं को दबाया गया, कुचला गया, लेकिन महिलाएं आगे बढ़ी हैं और बढ़ रही हैं धीरे धीरे। लेकिन आज भी अगर हम देखेंगे तो इनकी स्थिति पुरुषों की अपेक्षा काफी कम है और असंतोषजनक है। संतोषजनक बिल्कुल भी बच्चों नहीं है। जब तक किसी भी अगर राष्ट्र का विकास करना है तो उसमें महिला और पुरुष को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा। चीन को आप देखिएगा बच्चों, चीन यह क्यों आगे बढ़ा? यहाँ पर लिंग विभेद नहीं है, लिंगिक मसले नहीं है, पुरुष महिला नहीं है। यहाँ पे महिलाएं भी कार्य करती हैं, पुरुष भी कार्य करते हैं, दोनों ने मिलकर कार्य किया। एक समय था कि भारत और चीन की जो जीडीपी था उनका और हमारा जो स्थिति था वो एक समान था। आप देखिएगा हमसे गए गुजरे थे, लेकिन आज हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। आज उनकी जीडीपी हमसे 5 गुना अधिक है। हमारी जीडीपी से उनकी जीडीपी 5 गुना अधिक है। क्यों? क्योंकि महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कार्य किया और देश को तरक्की करने में मदद किया। तो किसी भी देश की तरक्की में महिला और पुरुष का दोनों का समान योगदान जब तक नहीं रहेगा वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को ले लीजिए चुरवा के, ये कभी भी आगे बढ़ सकता है? यहाँ पे स्त्रियों को बस गुड्डा गुड़िया समझा जाता है। इमरान खान के 5 गो बिया हुआ है, वहां के प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो वहां पे कुछ नहीं समझा जाता है। तो जहां भी स्त्रियों को दबाया कुचला जाता है वहां की स्थिति कभी नहीं सुधरती है। आपको जब देश का विकास करना है तो महिला और पुरुष दोनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, दोनों विकास में योगदान देंगे तभी बढ़ेगा। अब देखिए जो महिलाएं हैं इनकी राजनीति में क्या प्रतिनिधित्व है। लोकसभा में बच्चों 59 गो महिलाओं की सीटें हैं। कितनी है? 59 गो, 11% से भी कम। हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति पंचायत लेवल जो है बच्चों, पंचायत लेवल पे यहाँ पे सही है। यहाँ पर बिहार पहला राज्य बना जहाँ 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया, जिससे पंचायती राज्य लेवल पे तो इनकी स्थिति सुधरी, नाम के लिए सुधरी लेकिन सुधरी। आज भी अगर देखिएगा तो जहां पे महिलाएं चुनाव लड़ती हैं उनके पीछे उनका पति का नाम रहता है और वह हर एक कार्य में वह महिला केवल साइन की भागीदारी होती, बाकी हर एक कार्य उस पुरुष के द्वारा किया जाता है। आप कभी बिहार आइए और देखिए यहाँ की स्थिति। महिलाएं जो होती हैं मुखिया, सरपंच, वार्ड, जिला परिषद बनती है, लेकिन क्या केवल नाम मात्र के लिए। उनका प्रत्येक कार्य जो होता है पूरा पावर उसके पति के पास रहता है, पिता के पास रहता है। तो नाम के लिए तो यहाँ पे 50% आरक्षण मिला है, लेकिन जब तक महिलाओं में शिक्षा नहीं बढ़ेगी, आज ये चीज बढ़ रही है, ये बढ़ेगी तभी महिलाएं जो है अपने हक का मांग करेगी और खुद डिसीजन लेगी, खुद अपना निर्णय लेगी और आगे आएंगी, और तभी ये लोकसभा की जो सीटें हैं इसमें भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है। अब आप देखिएगा संयुक्त राज्य जैसे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यहाँ पर भी जो महिलाओं की जो बच्चों लोकसभा जो है, वहां के संसद जो है, वहां पे मात्र 16% है महिलाएं। ब्रिटेन जैसे देश में देखिएगा तो केवल 19% है। ऐसे ऐसे डेवलप जो देश है यहाँ पे भी महिलाओं की जो स्थिति है वह काफी दयनीय स्थिति है। तो इस चीज को सुधारना पड़ेगा और तभी जाकर हमारा देश आगे बढ़ेगा।
आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद है मुझे कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे, इस पूरे पाठ को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए जोश, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।